हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। 100 करोड़ इन मुर्दों में, अब बची किसी में जान नहीं। भाईचारे के चक्कर में बहनों की इज्जत का भान नहीं। इतिहास थक गया रो रो कर, अब भगवा का अभिमान नहीं। याद इन्हें बस अकबर है, उस राणा का बलिदान नहीं। हल्दी घाटी सुनसान हुई, अब चेतक का तूफान नहीं। हिंदू भी होने लगे दफन, अब जलने को शमशान नहीं। विदेशी धर्म ही सब कुछ है, सनातन का सम्मान नहीं। हिंदू बट गया जातियों में, अब होगा यूं कल्याण नहीं। सुअरों और भेड़ियों की आबादी का अनुमान नहीं। खतरे में है सिंह सावक, इसका उनको कुछ ध्यान नहीं। खतरे में है सिंह सावक, इसका उनको कुछ ध्यान नहीं। चहुस और सनातन लज्जित है, कुछ मिलता है परिणाम नहीं। चहु और सनातन लज्जित है, कुछ मिलता है परिणाम नहीं। वीर शिवा की कूटनीति और राणा का अभिमान नहीं। चुना दिया जो दीवारों में, गुरुपुत्रों का सम्मान नहीं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। 100 करोड़ इन मुर्दों में, अब बची किसी में जान नहीं। गीता का झरझर सार हूँ, गंगा की कल कल धार हूँ। वेद की किताब हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व हूँ। जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जब मैं निजाम का इतिहास पढ़ रहा था तो अचानक एक जगह एक महाचोर महाठग की एक छोटी सी कहानी पढ़ने को मिली। हालांकि ये अपने विषय से इतर है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि विश्व भर में हमारे समाज में पूर्वापार ऐसे समाज कंटक अपनी होशियारी से चोरियां करते आए हैं। बस ये कहानी में मुझे कहानी के पीछे एक कहानी होने का शक आया, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक था मोमिन, नाम था हैदर जंग। एक सामान्य घर का मोमिन पद्दुचेरी में ड्यूप्ले के ऑफिस में नौकरी करने लगा। बुद्धि से तेज था तो कम समय में फ्रेंच बोलना सीख लिया। अच्छा, पढ़ने और लिखने भी लगा। अच्छा लिखने लगा तो ड्यूप्ले ने इसे बूसी का दुभाषा बनाया और बूसी का असिस्टेंट बना दिया। अब हैदर जंग का औहदा बढ़ा तो हैदर जंग ने अपने बाप को यानी कलंदर खान को मछलीपट्टनम में मछली के वायदे बाजार में सरकारी ऑफिस का प्रमुख बनाया। अब भाई कलंदर पिलंदर था तो इस कलंदर पिलंदर खान ने मात्र 3 महीने में अपना रंग दिखाया। 3 महीने में 10 लाख रुपए की नकदी लेके कलंदर गायब हुआ। अब दूसरे दिन राजा को खबर मिली तो राजा ढूंढने निकला तो पता चला ये हमारे महाठग महाशय पद्दुचेरी भाग गए हैं। ये हमारा नॉटी मोमिन महाचोर पद्दुचेरी में लगभग 3-4 साल ऐश करता रहा। फिर आगे जाके निजाम असफ और उसका बेटा जब नासिर जंग मरे तो बूसी के साथ ये भाग्यनगर आया। अब मित्रों, ये छोटी सी कहानी है। प्रश्न है, फ्रेंचों ने कलंदर को पकड़ के मछलीपट्टनम के राजा को क्यों नहीं सौंपा? एक, अब इस प्रकार के चोर का पद्दुचेरी में 3-4 साल ऐश करना क्या दर्शाता है? क्योंकि ये 4 साल के बाद बूसी के साथ भाग्यनगर आया है तो इसका मतलब है फ्रेंचों का ये चहेता था और फ्रेंच भी इसे चाहते थे। तो मुझे ये शक है कि क्या ये 10 लाख की जो नकदी थी इसमें फ्रेंचों का या ड्यूप्ले का कुछ हिस्सा था क्या? क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए भाई पुलिस अक्सर चोरों की तरह ही सोचते हैं और फिर आसानी से जाके चोर को अंदर कर देते हैं। यहाँ मछलीपट्टनम में सामान्य लोगों के
पैसे इसने चुराए और मरते दम तक ऐश करता रहा। बूसी के साथ भाग्यनगर आया तो 2-4 महीने के बाद लिखा है अपने महल में मरा हुआ पाया। ये मरा हुआ पाया गया शब्द पे आपने ध्यान दिया मित्रों? महल लिखा है, भाग्यनगर बूसी के साथ आया, 2-3 महीने के बाद अपने महल में मरा हुआ पाया गया। महल, हाँ? सामान्य मोमिन और इसका भाग्यनगर में महल मात्र 3-4 सालों में। है ना अजीब बात। खैर, ये मरा या मारा गया, बट इसका लौंडा बड़ा सीधा लगता है, क्योंकि आगे भाग्यनगर में ये बूसी का वकील बना। लिखा है कि बूसी के सारे फ्रेंच पत्र व्यवहार यही लिखता था और यही करता था। बूसी ने भी इसका नामकरण कर दिया कलंदर खान हैदर जंग। ये नामकरण इसने ऑफिशियल कर दिया और फ्रेंचों के निशानी का हकदार बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। भारत के एक इसको मोमिन को फ्रेंच सरकार के निशानी का सौंपना और निशानी का हकदार बनाना, ये बहुत बात है, बड़ी बात है मित्रों 1750 में। अच्छा, दूसरा 10 लाख रुपए 1750 के, पता नहीं कितने होंगे अभी, 50-100 करोड़ तो 100% होंगे आज के दिन। अब आते हैं विषय पे। अब निजाम शाही में जब सत्ता संघर्ष शुरू हुआ तो 4 किरदार सामने आते हैं। उसमें से 2 नासिर जंग और मुजफ्फर, ये 2 जनवरी 51 के आसपास निपट गए। सलाबत बचा और दिल्ली वाला फिरोज बचा। फिरोज यानी गाजीउद्दीन। अब ये गाजीउद्दीन दिल्ली से भाग्यनगर अभी आया नहीं था, तो सलाबत बचा था। नासिर के तुरंत मरने के बाद ड्यूप्ले के शातिर दिमाग ने एक चाल चली। तुरंत बूसी को निजाम शाही का सूबेदार बना के भाग्यनगर भेज दिया और वहीं रामदास पंत को राजा रघुवीर दास दीवान बना के दरबार में भेज दिया। नासिर के बाद तुरंत वहाँ ड्यूप्ले ने कर्नाटक में मुजफ्फर को निजामी सौंपी। ये मुजफ्फर निजाम के लड़की का लड़का है, लेकिन मुजफ्फर कुछ ही दिनों में युद्ध में वहीं मारा गया। तो ड्यूप्ले ने सलाबत को निजाम बनाया। अब सलाबत कर्नाटका में था। अब यह नाना 29 जनवरी को संभाजी नगर और बुरहानपुर इन सूबों की जब्ती करने हेतु पुणे से निकला। 12 फरवरी को दोनों सूबे में अपनी चौकियां बना के ये अहिल्यानगर पहुंचा। अहिल्यानगर यानी अहमदनगर। अब अहिल्यानगर में निजाम का एक विश्वासु सरदार था, सैयद लश्कर खान। मुगल था बेसिकली ये। सैयद लश्कर खान का मुख्य थाना अहमदनगर में था और वहीं रहता था वो। अब जब्ती के हेतु नाना अहिल्यानगर यानी अहमदनगर में दाखिल हुआ। तो जब दाखिल हुआ तो सैयद डर गया और तुरंत नाना को 17 लाख रुपए का GST जो उसका बकाया था वो नाना को दे दिया और बड़ी लंबी सांस शायद लश्कर खान ने ली। तो उस दिन नाना को उसके कर्नाटक का एक वकील था, उसका एक पत्र मिला है। पत्र में लिखा था कि सलाबत ताज पहनाने के लिए भाग्यनगर आ रहा है। नाना ने तुरंत उसे बीच रास्ते रोकने के लिए दक्षिण में कृष्णातिरी रायचूर की तरफ अपने घोड़े दौड़ाए। 22 जनवरी को और एक दिल्ली के वकील का एक पत्र आया। ये जो पत्र आया था ये तो कर्नाटका का था। अब दिल्ली के वकील का पत्र आया कि भाई फिरोज भी भाग्यनगर आ रहा है। मित्रों, समय देखो आप, जनवरी 1751। गत पूरा एक साल यानी शाहू के निधन के बाद पूरा 1 साल नाना
षड्यंत्रों का सामना करता रहा, और वो भी अंतर्गत हमारे ही लोगों के षड्यंत्रों का सामना लगातार 1 साल नाना करता है। हमारी राजमाता का मैंने तो आपको डिटेल बताया है। राजमाता ने अपने निष्ठावानों को लेके विविध कपट कारस्थान वो तो चलाती ही रही नाना विरोध में। वो छोड़ो, रामदास पंत के पुत्र को तो वो पेशवा बनाने निकली थी। अब उस समय नाना सलाबत का बंदोबस्त करने, मैंने जैसे अभी कहा कि दक्षिण में रायचूर तक पहुंच गया था। रायचूर अभी भी वही नाम है, रायचूर, ये कर्नाटका में पड़ता है, बेल्लारी के पास। असल में मित्रों, नाना सातारा लौटना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि सातारा में मेरे खिलाफ बहुत बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। लेकिन दौड़ते दौड़ते रायचूर तक, यानी थोड़ा सा सातारा से बहुत ज़्यादा दूर पहुंच गया था। तो अब क्या करे? बैठा नहीं, कड़ाप्पा समेत जो बीच रास्ते में छोटी मोटी रियासतें थी और जिनका बकाया था, वो नाना ने वसूला है। 3 मार्च 1751 को जानोजी निंबाळकर की मध्यस्थता से सलाबत ने नाना से संधि वार्ता की। 3 मार्च को ये हुआ। 23 मार्च 1751 के पत्र में इसकी जानकारी है कि भाई एग्जैक्टली संधि वार्ता में क्या क्या हुआ। नाना, रघुजी और फतेह सिंह भोसले फौज के साथ हैदराबाद भाग्यनगर के आगे तामरा से 7 कोस दूर एक तालाब किनारे रुके। 5 दिन वो वहां रहे, क्योंकि आगे 20,000 फिरंगी, यहां मित्रों फिरंगी यानी फ्रेंच, 20,000 फिरंगी सैनिक फ्रेंच थे। फ्रेंचों के खुले तौर पे राजनीति में भारत प्रवेश अब हो गया था। राजश्री जानोजी निंबाळकर फिर आए। अब बातचीत में 17 लाख रुपए देने की बात तय हो गई। ये सब कर्जा था जो बहुत सालों से निजाम ने चौथाई पेशवा को दी नहीं थी। आसफ जहां के टाइम से निजाम ने चौथाई दी नहीं थी। सलाबत ने नाना को 2 लाख रुपए नगद दिए और 3 लाख भाग्यनगर की वसूली के बाद चौथाई देने का, और बचे 12 लाख तो वो छत्रपति संभाजीनगर और बुरहानपुर से जब उसकी वसूली होगी तो उसमें से चौथाई देने का उसने वादा किया। लेकिन 2 लाख रुपए कैश दिए। और उसके साथ ही सलाबत ने सारी जब्ती, ये तीनों सूबे पर जो जब्ती नाना ने लगाई थी, वो जब्ती उठाने पे जोर दिया। अब दोनों पक्ष राजी हो गए। 2 लाख रुपए नाना को नगद मिले। नाना सप्तऋषि लौट गया। सप्तऋषि यानी सातारा का नाम सप्तऋषि था। सलाबत भाग्यनगर लौट गया। 28 मार्च 1751 को बुरहानपुर के अमलदार को लगाई गई जब्ती रद्द करने का सीधा आदेश नाना ने दिया है। समय पे ध्यान दीजिए मित्रों, मैं अगेन एंड अगेन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि समय पे ध्यान दीजिए। 28 मार्च को ये हुआ। वहाँ सप्तऋषि यानी सातारा में मार्च में गायकवाड़ ने कांड कर दिया, वो मैंने आपको बताया। अगर नाना भाग्यनगर में और थोड़ा रुक जाता तो निश्चित संभाजीनगर और बुरहानपुर दोनों सूबे को हिंदवी स्वराज्य से जोड़ पाता। लेकिन गायकवाड़ आ गया। उसी समय नाना ने रामचंद्र पंत को अपने पक्ष में लेने के लिए अपना वकील भेजा, क्योंकि स्वयं तो जा नहीं सकता था, सातारा लौटा था। अब अष्टदिशा से नाना पे संकट आए थे। लेकिन जब अष्टदिशा से संकट आए तो थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा सबूरी से एक एक करके सबको निपटाना पड़ता है। आप देखो ना, पाकिस्तान, चीन, डीप स्टेट, हिंडनबर्ग, हंगर इंडेक्स, अडानी, श्रीलंका, वो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स
वहाँ दिल्ली में अर्बन नक्सल केजरू भौंक रहा है, और अभी अभी गत 5 महीने से यूनुस भौंक रहा है। उसका मालिक सोरेस वो भी 1.5-2 साल से भौंक रहा है। और भारत में तो वो अपना जोकर ना, वो लगातार मोदी विरोध कर रहा है। अब मोदी अगर ऑक्सीजन की सांस लेते हैं तो शायद ये लोग सांस लेना भी छोड़ दे। अधेड़ युवा अपने नशे में धुत, उसे जो चाहे वो कर रहा है। अब तो धक्का बुक्की भी करने लगा है। कहने का मतलब ये है कि सभी जगह एक साथ मोर्चा एज इंडिविजुअल व्यक्तिशः हम नहीं खोल सकते। वासुदेव दीक्षित रामदास पंत से मिला। 14 जुलाई 1751 को रामदास के पत्र में रामदास ने केजरुद्दीन की तरह वादे की झड़ी लगा दी। तुमचे कर्ज फिटोन तुमच्या हातोन दक्षिणा वाटतो। अरे बाप रे, कर्ज तो भाई मैं फेड़ दूंगा, आपके हाथ से ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दिलवा दूंगा। ये रामदास ने नाना के सामने शपथ खाई थी। अब बताओ इस पे क्यों विश्वास करे, कौन करेगा? कर्नाटक के, जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नाटक के नासिरजंग के साथ के अभियान के बीच नासिरगंज से इसने गद्दारी की और ड्यूप्ले का साथ दिया। अच्छा, सिर्फ साथ नहीं दिया, नासिर को निपटाने भी रामदास पंत ने मदद की। तो नाना दीक्षित और बाकी के जितने भी करीबी सरदार और स्वतः नाना पेशवा सभी इसके रामदास पंत के ये उच्छृंखल झूठे स्वभाव को जान गए थे। गायकवाड़ के लौटने पर बीच रास्ते ये पेशवा के लिए फौज भी भेजने वाला था रामदास पंत, लेकिन इस भाण ने नहीं भेजी थी। दामाजी फिर आगे गुजरात लौटा। यहाँ नाना 20 अगस्त 1751 के पत्र में ये सारी बातें लिखकर दीक्षित को चेताता भी है कि रामदास के नम्र और मीठे व्यवहार पे विश्वास कृपया ना रखे। सितंबर में ही पेशवा और निजाम ये दोनों पक्ष में फिर संशय का वातावरण, झूठ कर चलाना, ये सब फिर शुरू हुआ। तो एक बार फिर निजाम मराठा आमने सामने आ गए। फिर एक बार जानोजी का पुणे आगमन हुआ। इस पुणे यात्रा का निष्कर्ष क्या निकला, उसमें वार्तालाप में क्या क्या हुआ, या फिर जानोजी इस बार 3 महीने पुणे में था, क्या कर रहा था पता नहीं है, क्योंकि इसके सरकारी यानी पेशवा दफ्तर में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप बताइए, तो हम नहीं जानते भाई कि सितंबर में एग्जैक्टली जानोजी निम्बाड़कर ने क्या क्या किया तो बहुत है, लेकिन ये आशंका है जो आगे मैं बताऊंगा। उससे आशंका है कि भाई जानोजी भी आखिर में निजाम का ही सरदार था। ये प्रूव हो गया, जो बताता हूँ आगे। और 51 में एक नई घटना की फ्रेंच और अंग्रेज दोनों का राजनीति में, जैसे मैंने कहा, प्रवेश हो चुका था, खुल के प्रवेश हो चुका था। सलाबत के साथ तो फ्रेंच थे। कर्नाटक के त्रिचनापल्ली में मोहम्मद अली के साथ अंग्रेज आ गए। वो चंदा नवाब का मैंने बताया कि ड्यूप्ले ने चंदा नवाब को त्रिचनापल्ली भेजा। यहाँ अंग्रेज़ों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट पे हमला किया। इस अर्काट किले का हमले के समय नियति को धन्यवाद देना चाहिए इन गोरों को, सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये असफल प्रयास जो अर्काट में रॉबर्ट क्लाइव ने किया, रॉबर्ट क्लाइव और उसकी सेना पूरी तरीके से घिर चुकी थी। अंग्रेज़ों की पूरी लश्करी रसद जो थी वो काट चुके थे ये लोग। पता नहीं क्या होता अगर रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पे मरता तो, लेकिन इस गोरे रॉबर्ट
क्लाइव शिशुपाल की तरह उसके भी 100 अपराध अभी शायद हुए नहीं थे, इसलिए जिंदा बाहर आ गया और फिर हमला करके फिर उसने आर्काट जीता है। वंदे मातरम।